नमस्कार सभी को राम राम। मैं डी एस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी ज्ञान धारा डी एस सैनी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सभी का बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप सभी का इतना प्यार मुझे मिल रहा है जिसके कहने में नहीं आ रहा है कि आपके सब्सक्राइबर फटाफट से बढ़ते जा रहे हैं। फिर से आज आपको एक नई शुभकामना फिर दे देता हूं। अपन 4000 पर शुभकामना दी, फिर 5 पर दी, फिर 6 पर दी और आज 7000 कंप्लीट आपके हो गए हैं सब्सक्राइबर। और लाइक आपके बहुत बढ़िया आ रहे हैं, कमेंट आप बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हो, बहुत पसंद आते हैं। मैंने सारे जो अच्छे कमेंट लिखते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर रख रखे हैं कि ये साथियों मैं आपको बिल्कुल आपके नाम से स्क्रीन पर दिखा दिखा करके बताऊंगा कि कौन कौन विद्यार्थी जो मुझसे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, उनके अच्छे कमेंट आते हैं, उनके अच्छे विचार हैं, आगे अच्छा करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन मित्रों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, मुख्य रूप से खुद के लिए जो अच्छा करना चाहते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ। आप सभी का काम इतना सा है कि लाइक शेयर का आपका काम है, जो आप कर रहे हैं इसको और अच्छे तरीके से कर दें। अपना परिवार, मैं ये चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप 10,000 हो जाए और मैं आपके सामने सीधा आ जाऊं। ठीक है ना साथियों? तो ये काम आपको थोड़ा सा करना है, आपकी मर्जी है। वैसे साथियों, हिंदी ज्ञान धारा पर फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप परीक्षा नेट सेट आरपीएससी यूपी एमपी बिहार झारखंड या आपकी डीएसएसबी केवीएस एनबीएस कोई सी भी परीक्षा से संबंधित अपन जो क्लास बना रहा हूं, मैं अभी सारी मिक्स क्लास बना रहा हूं जो सभी में टॉपिक होते हैं, वो सभी जगह पे पूछी जाती है। ऐसी चीज़ें मैं आपको लेकर आ रहा हूँ और इनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी अपन करते हैं, ये अपन का वादा शुरू से ही चल रहा है, जो आप सभी को अच्छे तरीके से पता है इसके बारे में। तो कि मैं जब आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो ये वादा तो मैं आपसे शुरू से करके चला हूँ कि कम समय में अच्छा पढ़ाऊँगा। चाहे मैं उसको यूट्यूब पर पढ़ाऊँ, चाहे वैसे पढ़ाऊँ, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाता कम ही समय में हूँ। ऐसे लगता है कि साहित्य बहुत बड़ा है, पता नहीं मर जाएंगे, हमको कैसे याद होगा। अरे भाई, ऐसे याद करवा देता हूँ आपको। साहित्य बहुत छोटा सा लगेगा, व्याकरण से सीधा लगेगा, पढ़ने में मन करेगा, रुचि जागृत हो जाएगी और ऐसा लगेगा अब मैं साहित्य पढ़ूँ, मज़ा ना आ जाए। तो एक देखो, पढ़ने की कला भी होती है, एक पढ़ाने की कला भी होती है, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए हम में। तो आप में पढ़ने की कला और मेरे में पढ़ाने की कला जब है दोनों में, तो बताओ सफलता कैसे नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। जो दिल से जुड़ रहा है, मन से जुड़ रहा है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो मन से जुड़ रहे हैं ना, वो कमेंट निश्चित रूप से लिखते हैं, लेकिन कई के मन में यह है कि मैं तो पढ़कर चला जाऊं, क्या मतलब है मुझे कमेंट लिखने से, लाइक शेयर करने से। तो देखो, जिनकी आत्माएं शुद्ध है वो शेयर भी कर रहा है, वो लाइक भी कर रहा है, वो कमेंट भी कर रहा है, क्लास को रुचि से पढ़ता है, टाइम से पढ़ने आ रहा है, टाइम पर छूट रहा है, इसका मतलब उसका मन है उस जगह पर। आत्माएं जब जुड़ती है सफलता मिलती है। जिसका लगाव, जैसे एकलव्य का लगाव था मूर्ति से, किसकी से? गुरु जी की से, तो वो मूर्ति से ही लगाव हो गया, सफल हो गया। तो आपके सामने प्रत्यक्ष पढ़ाने वाले खड़े हैं, आप सही मन से पढ़िए, सही मन से मैं पढ़ा रहा हूं। तो एक बार फिर से स्वागत करते हुए, कम समय में अच्छी तैयारी। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वो खास बात यह है कि कुछ जो रचनाएं मैंने आपको, प्रमुख रचनाएं जो पहले पढ़ाई, भ्रमित करने वाली रचनाएं, वो एक वीडियो में मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिए। भ्रमित करने वाली रचना कि एक जैसा नाम होता है युग्म शब्द की तरह, समश्रुत भिन्नार्थक, अर्थ अलग अलग होते। इसी तरीके से यहाँ एक जैसे नाम जैसी रचनाएं, लेखन अलग अलग कवि का है। उन रचनाओं को अपन तैयार करेंगे आज। प्रमुख रूप से जितनी भी मैंने पहली जो क्लास ली भ्रमित करने वाली रचनाओं की, जिस पर काफ़ी व्यूज़ 16-17 हज़ार के व्यूज़ आ गए हैं, वो ऐसी क्लास में आज लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया है, शानदार है, अच्छी समझ में आएगी। तो देखिए, आइए साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखिए, ये 2 रचनाएं मैंने एक साथ में लिखी है। एक तो लिखी है मैंने साथियों अंग दर्पण, और एक लिखी है मैंने कवि दर्पण। देखो, एक तो लिखी है मैंने अंग दर्पण और एक लिखी है कवि दर्पण।
तो अंग दर्पण तो रसलीन की है और कवि दर्पण ग्वाल कवि की है। दोनों में अंतर रखना, कभी कभी बहुत बुरे चकमे में फंसते हैं। ऐसी रचनाएं पूछता है, ज़्यादातर रचनाएं पूछता है परीक्षाओं में, चाहे वो नेट हो, चाहे वो यूपी वाली हो, चाहे एमपी वाली परीक्षा हो। तीनों की मैंने ये खासियत देखी है कि वो रचना पूछता है भाग के और रचनाएं हमको याद नहीं रहती। अंग दर्पण रसलीन की है, कवि दर्पण ग्वाल कवि की है। अंग तो अंग अंग में रस्ट पकड़ा है, बस अब परमानेंट हो गई याद। मैं कह रहा हूं कि एक तुक्का लगाओ, याद करो। अंग अंग में रस्ट पकड़ा है, अंग दर्पण रसलीन की है और कवि दर्पण ग्वाल कवि की है ना। तो ग्वाल वाल घूमते हैं ना, तो वो कवि बन जाते हैं भैंस की पीठ पर लिखते हुए। पढ़ा एक कवि को आपने, उसका नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कवि दर्पण ग्वाल कवि, अंग दर्पण रसलीन। यानी मेरे पढ़ाने का मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको पढ़ाकर छोड़ दूं। मास्टर तो बहुत है, बहुत पढ़ा रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि आपको परमानेंट स्थायी कर दूं उसको, बस ये है। देखो फूल मंजरी और एक है श्रृंगार मंजरी। तो मैंने आपको मतीराम की रचनाएं पढ़ाई अभी, फूल जहांगीर के, यानी ये जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी। कौन सी? फूल मंजरी। तो आप मतीराम को पढ़ लोगे तो तुरंत याद हो जाएगी, जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई रचना। ये जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई रचना है। फूल मंजरी मतीराम की है और श्रृंगार मंजरी किसकी है? चिंतामणि की है। तो फूल जहांगीर के, ऐसे ध्यान रखवाया मैंने, फूल मंजरी जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई है, मतीराम की रचना है। और श्रृंगार मंजरी, अरे भाई चिंता करोगे तो श्रृंगार अच्छा नहीं होगा, चिंता करोगे तो श्रृंगार अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो, श्रृंगार अच्छा हो जाएगा। चिंता करोगे श्रृंगार अच्छा नहीं होगा, और चिंता करोगे नहीं करोगे तो श्रृंगार अच्छा हो जाएगा। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि और फूल किसके हैं? मतीराम, यानी आपके जहांगीर। क्लियर है? फूल मंजरी मतीराम, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। पुष्प की अभिलाषा, देखो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पुष्प की अभिलाषा। और एक है पुष्प की चाह। तो देखो पुष्प की अभिलाषा तो लिखिए माखनलाल चतुर्वेदी ने, ये कविता है बहुत शानदार तरीके से, मजा आता है इसको। फूल की अभिलाषा क्या है? मैं उन सैनिकों के पैरों में भिज जाऊं, यानी सिर पे नहीं चढ़ूं लेकिन पैरों में भिज जाऊं, वो वाली रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। और देखिए ध्यान से, यहां देखेंगे पुष्प की चाह सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। पुष्प की चाह सियाराम शरण गुप्त की है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। तीनों टुकड़े याद हो गए। अंग दर्पण रसलीन, कवि दर्पण ग्वाल कवि, फूल मंजरी मतीराम, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी और पुष्प की चाह सियाराम शरण गुप्त। क्लियर है? अगला देखो, ये आपको मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। दोनों रचना एक जैसी है, अंधा युग और अंधा कुआं। एक 1954 में लिखी हुई है, एक 1955 में लिखी हुई है। याद रखना, 1954 में लिखी हुई है, 1955 में लिखी हुई है, सन भी यदि याद रखना चाहो तो। अंधा कुआं धर्मवीर भारती की रचना है 1954 में, और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की रचना 1955 में लिखी है। दोनों की डेट पूछता है इसलिए मैंने डेट बता दिया। अंधा युग धर्मवीर भारती 1954, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, है ना, लक्ष्मी नारायण लाल ही मिलता है वैसे इसका नाम, अंधा कुआं 1955। क्लियर है? अंधा युग धर्मवीर भारती 1954, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल कब? 1955। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। देखिए ये तीन रचनाएं एक जैसी है और तीनों में नाम दिख रहा है आपको। ये तो देखो सूरदास है, ये महाकवि सूरदास है, और ये है सूर साहित्य। तीनों एक जैसी है, चकमे में फंस जाएंगे लालाओ, चकमे में नहीं फंसना लालाओ अपन को। सूरदास जो रचना है राधिका रमन सिंह ने लिखी है, और ये सूरदास का संस्मरण, सूरदास के लिए लिखा गया संस्मरण है। सूरदास ये जो रचना है ये संस्मरण लिखा है राधिका रमन सिंह ने। क्या लिखा है? संस्मरण विधा की रचना, संस्मरण, संस्मरण विधा की रचना कौन सी? सूरदास। किसने लिखी है? राधिका रमन सिंह ने। किसने लिखी है? राधिका रमन सिंह ने। सूरदास, महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास लिखे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल, और महाकवि सूरदास
ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और सूर साहित्य के बारे में तो आप जानते ही है, बहुत ज्यादा लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य। तो सूरदास रचना राधिका रमन सिंह की है, महाकवि सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्लियर? तीनों रचना ढंग से रट लेना, पूछा जाता तीनों रचनाओं के बारे में। सूरदास राधिका रमन है, महाकवि सूरदास है, रामचंद्र शुक्ल है, सूर साहित्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिर देखिए आप दो रचना फिर से देखेंगे अपन। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट आती है। कबीर रचना, देखो कबीर नाम से रचना लिखी केवल, और कबीर को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का जो कार्य किया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, कबीर नामक रचना लिखकर। ध्यान रखेंगे। तो देखिए कबीर रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन उत्तर कबीर, कबीर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, लेकिन उत्तर कबीर किसकी है? केदारनाथ सिंह। ध्यान रखना, एक केदारनाथ अग्रवाल और है, अग्रवाल नहीं लिखना, केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर, और कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? सूरदास राधिका रमन, महाकवि सूरदास रामचंद्र शुक्ल, सूर साहित्य कौन है बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह। और देखिए एक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रमुख रचना और है जो बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, कालिदास की लालित योजना। ये भी एचपी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कालिदास की लालित योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्या बारी बात समझ में आ गई? कन्फर्म आ गई? कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे तरीके से रट लेना है बार बार। और जब क्लास पसंद आ ही रही है तो शेयर कर दो, एक बार बढ़ाओ एकदम फटाफट से, लाइक करो जिसने नहीं किया है। देखो जिस वीडियो में मैंने बोला ना उसमें तो सब लोगों ने शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, जिसमें नहीं बोला ना उसमें कोई टेंशन नहीं, पढ़ के चले गए। अरे भाई कर दिया करो यार बिना बोले ही, हैं? चले आगे। ओके, करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं पढ़ाता ही रहूँगा आपको। करो ना करो आपकी मर्जी है, मैं पढ़ाता ही रहूँगा आपको। और आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो क्या कहना चाहता हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ लेना साथियों। और वो मैं कहना चाहता हूँ ना वो बड़ी गजब की बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। वो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको देखो ध्यान से। वो मैं बोलना चाहता हूँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। क्या बोलना चाहता हूँ मैं? सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए तो चलना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो साथियों पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे। आते हैं अपनी जगह पर। एक सवाल आता है काली आंधी, एक आता है पीली आंधी। अरे भाई काली आंधी कैसे ही काली है, कैसे ही कमलेश्वर है, और पीली आंधी पैसे ही पीली है, पैसे ही प्रभा खेतान है। काली आंधी कमलेश्वर, पीली आंधी प्रभा खेतान। कैसे ही कमलेश्वर है, पैसे ही प्रभा खेतान है। हो गई याद? काली आंधी कमलेश्वर, पीली आंधी प्रभा खेतान। अगला देखे, ये दोनों रचना काफी परेशान करती है भाई, बहुत ज्यादा करती है भाई। और ऐसी कोई मुश्किल सी कोई परीक्षा जाती है जो इन दोनों रचनाओं में सवाल नहीं पूछता। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान तो है नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान है वो कौन है बताओ? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। अरे नई नई ये लक्ष्मी अब होगी परमानेंट याद। नई नई लक्ष्मी है, नई शब्द आएगा तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीकांत है। और कविता के नए प्रतिमान आए तो नामवर सिंह। नए से नामवर सिंह, नई से लक्ष्मी, नए से नामवर सिंह, नई से लक्ष्मी। होगी याद, फिक्स है, कभी जीवन में नहीं भूल सकते। आपको डीएसए नहीं पढ़ाए आप भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? है ना? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा तुम भूल जाए। कौन सी फिल्म है वो? हाँ याद कर लो आप, है ना? देखिए तुलसीदास रचना किसकी है? तुलसीदास मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कल ही पढ़ा पिछली क्लास में। तो तुलसीदास प्रबंध काव्य है किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो तुलसीदास तो निराला की रचना है, लेकिन लोकवादी तुलसीदास याद कर लेना, चकमे में नहीं फंस जाना। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की है, और याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और है, चक में फंस जा कहीं। ये मिश्र की नहीं है, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की है।
मिस्र की नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था, सूरदास पढ़ा रहा था तब। तो गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। क्या मजा आ गया होगा आपको भाई साहब, ऐसा कलेक्शन करने में बहुत जोर आता है भाई साहब, लेकिन अब जोर आने वाला नहीं है आपको। तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी, और गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? बिल्कुल। चलूं आगे। ओके राजाओं, अगला देखिए आप, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। बहुत कठिन ये आता है, रचनाएं जहां पूछी जाती है इतिहास से संबंधित। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और एक लिखा है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। दोनों में काव्य शास्त्र शब्द प्रयुक्त होता है, इसलिए हम चकमे में फंस जाते हैं। तो आप देख रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका कौन है? नगेंद्र है। और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र है। काव्य शास्त्र की भूमिका तो लिखी है किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। और काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है किसने? भगीरथ मिश्र ने। इतिहास पूछे तो भगीरथ मिश्र, भूमिका पूछे तो डॉक्टर नगेंद्र। क्लियर है? हो जाएगी दोनों रचना। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। क्लियर? एकदम शानदार। तो आप देख रहे हैं आगे दूसरी रचना पर। दूसरी कौन सी चलेंगे? इन दोनों पर चलेंगे। देखिए ध्यान से, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, और एक देखो आधुनिक हिंदी साहित्य, यहां तक दोनों समान नाम, यहां प्रवृत्तियां है, यहां इतिहास है। बस इतना सा अंतर कर दिया तो बस हो गया गोल मामला। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति तो नामवर सिंह है, काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र है, और हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति नामवर सिंह है। और हिंदी, आधुनिक हिंदी, इसका ध्यान रखना, ये शब्द, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का नहीं है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। याद रख लेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। प्रवृत्तियां पूछे नामवर सिंह, और इतिहास पूछे आधुनिक हिंदी साहित्य का तो बच्चन सिंह। क्लियर है? काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र, और काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। क्लियर? अगला चलते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत। देखो क्या गजब की रचना है, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास या सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, दोनों नाम मैं आपको अभी बता रहा था जब मैं आपको एक रचना लिख रहा था, लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास में तो था विश्वनाथ त्रिपाठी। अब ध्यान से सुनेंगे, हिंदी साहित्य के अतीत की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है भाई, ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की बात करूंगा मैं तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी है जी। लोकवादी तुलसीदास वाले विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी है, और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और इस ही नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से ही एक रचना किसने लिखी है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। लेकिन वो इसको तो देता है कम और इसको देता है ज्यादा, इसके चक्कर में मर जाए कोई, फटाफट से गलत कर जाए। तो संक्षिप्त इतिहास या सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी या नंद दुलारे, और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं मेरे राजाओं, हिंदी साहित्य की भूमिका, ओ हो, और एक है रीतिकाल की भूमिका। काफी प्रश्न चकमा चकमे पर चकमा, चकमे पर चकमा कैसे आ रहा है ये। तो हिंदी साहित्य की भूमिका तो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब लिखी है? कोई डेट लिखे इसकी, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा है, उसके कौन से भाग में, उसके कौन से भाग में रीतिकाल की भूमिका लिखी है? कमेंट बॉक्स में लिखे यदि किसी को आता हो तो रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र है, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्लियर है? ओके, समझ में आ जाएगी। अगला चलते हैं साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास
तो ये तो पूरी दुनिया ही जानती है, कई कवियों ने इस नाम से लिखा है, मिश्र बंधुओं ने भी लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसका संशोधित रूप 1940 में लिखा, और इसी नाम से मिश्र बंधुओं ने भी 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्लियर है। और ये देखो मैंने लिख दिया हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके कौन से खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी है, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसमें की कौन से, वैसे इसके संपादक है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के, इसके कौन से खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसको आती है वो बताएंगे, पढ़ने वाले ही होंगे। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है। क्लियर है। अब गलती नहीं करनी है, अच्छे तरीके से समझ जाना है। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मेरे राजाओं, देखो एक तो है भ्रमर गीत, एक भ्रमर दूत, और एक भ्रमर गीत सार। वो गलती नहीं कर देना राजाओं, खतरनाक है ये, खतरनाक रचना जिसमें बिल्कुल जान लगा देनी है आपको। भ्रमर गीत तो आप जानते हो, ज्यादातर आप किसका पढ़ते हो? सूरदास का पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज तक आपको सूरदास ध्यान होगा, एक दो कवि और होंगे याद, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, भ्रमर गीत नाम से नंददास ने भी रचना लिखी है, परमानंद दास ने भी रचना लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी भ्रमर गीत नाम से रचना लिखी है। ध्यान रख लेना, चकमे में नहीं फंस जाना। कौन कौन है? सूरदास तो हमको याद है ही, नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन सभी ने किस नाम से रचना लिखी है? भ्रमर गीत नाम से। अब भी तुमको इससे ज्यादा तो मैं क्या दे सकता हूं, और जब इतना मिल रहा है तो शेयर करो, लाइक करो फटाफट से, अपने साथियों को बुलाओ सबको। ये परिवार जैसे बढ़ता चला जाएगा, मेरी उमंग पढ़ाने की तरंगे चलती जाएगी, फटाफट पढ़ाता चलूंगा। भ्रमरदूत रचना देखिए, ये भ्रमरदूत है, इंपॉर्टेंट है भ्रमरदूत। और सत्यनारायण कविरत्न जिन्हें ब्रज कोकिल कहते हैं, मैथिली कोकिल विद्यापति है, लेकिन ब्रज कोकिल पूछे तो वो है सत्यनारायण कविरत्न। कौन है ये? ब्रज कोकिल है। क्या नाम है इनका? ब्रज कोकिल नाम से जानते हैं, ब्रज कोकिल। मैथिल कोकिल विद्यापति है, जबकि ब्रज कोकिल है सत्यनारायण कविरत्न, और ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है भ्रमरदूत। अगला देखो, भ्रमर गीत सार की बात करें, सार की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्लियर है, अच्छे तरीके से रट लेंगे, शानदार तरीके से रट लेंगे। अगला सवाल देखेंगे अपन, भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। बिहारी और देव, ये देखो ये भी काफी चकमा देती है रचना। बिहारी और देव है, देव और बिहारी है, तो बिहारी और देव तो लाला भगवान दीन की है, और देव और बिहारी, पहले बिहारी है वो लाला भगवान दीन है, और पहले देव है तो कृष्ण बिहारी मिश्र है। ओ कैसे याद करें भाई, मर जाएंगे इसमें। तो देखो, जिसमें पहले बाद में देव आ रहा है तो बाद में ही दीन आ रहा है, इसमें पहले देव आ रहा है लेकिन बाद में बिहारी आ रहा है, तो इसमें बाद में बिहारी आ रहा है। अरे देव से दीन, देव से दीन, बिहारी से बिहारी। ओ हो गई ना याद, जिंदगी में भूल के बताना मुझे। चलूं मैं आगे। अगला देखिए साथियों, प्रेमचंद की साहित्य साधना, और एक आती है निराला की साहित्य साधना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों दोनों ही। प्रेमचंद की साहित्य साधना पदम सिंह शर्मा है, दोनों ही शर्मा जी है। प्रेमचंद की साहित्य साधना पदम सिंह शर्मा है, पैसे ही प्रेमचंद पैसे ही पदम सिंह है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, और प्रेमचंद की साहित्य साधना पदम सिंह। क्लियर है? ओके मेरे राजाओं, अगला चलते हैं। तो ये आपको मैंने पढ़ाया अब तक में, कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना शानदार तरीके से। और हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर एक विशेष सूचना आपको मैं देना चाहूँगा। काफ़ी दिनों सोच रहा हूँ बताऊँ नहीं बताऊँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर व्याकरण की किताब कौन सी पढ़े। तो मैंने एक हस्तलिखित नोट्स के रूप में, हाथ से लिखे हुए नोट्स, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ बोर्ड पर, वैसी ही राइटिंग में लिखी गई ये मेरे द्वारा किताब जो मैंने लिखी है, आपको दिख रहा होगा, ये लेखक यहाँ पर लिखा हुआ है DS सैनी। और यहाँ की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे सीधा सीधा साग, देखिए ये आपका यहाँ पर DS सैनी लिखा हुआ है,
और ये सामान्य हिंदी है। इसमें आपको सारी परीक्षाओं से संबंधित सवाल है। RAS है, RSS भी है, आपका पटवार है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, PSI, TGT, PGT, नेट सेट, रीट, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, वीडियो, यानी सभी परीक्षाओं के लिए जीरो से जहां से हिंदी चली वहां तक मैंने इसमें हिंदी को कंप्लीट लिखा है। प्रत्येक चैप्टर के पीछे 2005 से लेकर 22 तक के इसमें परीक्षाओं में आए हुए पूरे पूरे सवाल भी है, ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं, हाथ से लिखा भी है। दोनों चीज आपको इस किताब में मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पढ़े नहीं पढ़े, ये आपकी मर्जी है। जिसको आवश्यकता है वो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मंगा सकता है। और इसमें RAS वालों के लिए विशेष चीज दी है मैंने, पत्र लेखन स्पेशल, जो हाथ से लिखा है शानदार तरीके से। तो आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे साथियों। इसके लिए आपको एक सवाल मैं छोड़ रहा हूं, वो सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको लिखना है लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है, इसका उत्तर लिखना है आपको। ये आपका प्रश्न है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।